तो दोस्तों अभी हम फेमस रियल एस्टेट टाइकून डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी के घर में एंटर करने वाले हैं। वाह, लगता है जैसे आपने एक बिल्डिंग के ऊपर एक महल बना दिया है। बस एक पेंट हाउस ही तो है। ये घर कितना बड़ा है, मतलब स्क्वायर फीट में? करीब 25,000 स्क्वायर फीट होगी। क्या आप हमें इस जगह के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये तो एक क्वारी लैंड थी। मुझे एहसास हुआ कि एक दिन मैं कुछ बनाना चाहता हूं जहां सारी सड़कें मेरी बनाई हुई हों, और इसीलिए पवई का सपना देखा गया। ये शायद मुंबई में एकलौती ऐसी जगह है जहां से आप दो झीलें, पवई और विहार झील, एक साथ देख सकते हैं। तो क्या आप हमें कोई 3 गोल्डन एडवाइस देंगे जिससे मैं रहने के लिए एक घर खरीद सकूं और उस पर बेस्ट रिटर्न्स भी मिले? मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा। चलिए अब हम मुंबई की बात करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा अच्छा है कि जहां इंडिया 7% पर ग्रो कर रहा है, मुंबई जैसे शहर 14% पर ग्रो करेंगे। रियल एस्टेट में सबसे आगे रहने का सीक्रेट क्या है? मुझे लगता है गुड मॉर्निंग सर। हाय शरण, आप कैसे हैं? आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। हमने सोचा आपके घर का एक होम टूर कर लें, क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल, आइए। आइए चलते हैं। मैं सच में बहुत नर्वस हूं। मैं आपको सोशल मीडिया पे देखता आ रहा हूं, और क्या आप जानते हैं आजकल आप सबकी फीड्स पर आ रहे हैं। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड और थ्रिल्ड हूं ये देखकर कि आप आखिरकार सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर अपनी वैल्यूएबल नॉलेज शेयर कर रहे हैं। विजडम का तो मुझे बिल्कुल पता नहीं, लेकिन क्योंकि हम सबको लगता है कि हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ ही हम ज्यादा वाइजर भी हो जाते हैं। जी, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह सच नहीं है। मैंने ऐसे कई यंग लोगों को अक्सर देखा है जिनके पास बहुत से ग्रेट आइडियाज हैं और जो मुझसे कई ज्यादा वाइजर हैं। जी बिल्कुल। मेरी कंपनी में भी ज्यादातर एम्प्लॉइज 23-24 साल के हैं और बहुत स्मार्ट हैं। बिल्कुल होंगे। फैंटास्टिक। लेकिन प्लीज मुझे इस घर के बारे में बताइए। जैसे आपका ये घर स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना बड़ा है? मुझे एग्जैक्ट एरिया का तो नहीं पता, लेकिन ये करीब 25,000 स्क्वायर फीट होगा। 25,000? जी। मुंबई में? हाँ बिल्कुल, मुंबई में। लेकिन पर्टिकुलरली मैं कहूं तो हीरानंदानी गार्डन्स में, पवई में। वो एक अलग मुंबई है। जी हाँ। शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। क्या आप हमें इस जगह की कहानी बता सकते हैं? अंधेरी में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स नाम की जगह पर मेरा प्रोजेक्ट था। मैं वहीं रहता हूँ। अरे वाह। तो हमने वहां 11 बिल्डिंग्स बनाई। ओके। लेकिन चैलेंज ये था कि जब मैंने बिल्डिंग से बाहर की तरफ देखा, सड़कें खराब थीं। जी। स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं था, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, पानी की सप्लाई नहीं थी, कोई सीवेज लाइंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर मुझे आखिरकार ये एहसास हुआ कि एक ना एक दिन मैं कुछ ऐसा बना के रहूंगा जहां सारी सड़कें मेरी बनाई हुई होंगी, जिसमें सब कुछ मैं ही करूंगा। और इसीलिए पवई का सपना देखा गया था। सबको मेरा ये फैसला पागलपन लगता था। वो तो शायद मेरे फैमिली को भी। जंगल जैसा था, क्वारी लैंड था, और कोई पेड़ नहीं थे, कोई गार्डन्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बैरन था। लेकिन ठीक है। तो ये सारी हरियाली जो हम यहाँ देख रहे हैं, क्या ये बाद में आई? हर एक पेड़ जो आप देखते हैं, सिर्फ 20 पेड़ों को छोड़कर हमने ही लगाए थे। और मैं उन लाखों पेड़ों की बात कर रहा हूं जो 40 फीट से ज्यादा ऊंचे हैं और कॉम्प्लेक्स में है। और हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर लगभग 25-30 एकर्स हैं जो कि सबके सब गार्डन्स हैं। ये शायद मुंबई में रहने के लिए सबसे बेस्ट रेटेड जगहों में से एक है, एयर क्वालिटी और मौसम के लिहाज से। और आपने कहा था इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बाकी शहर से 2 डिग्रीज कम है। बिल्कुल, काफी अलग फील होता है। बिल्कुल सही। फैंटास्टिक। तो क्या हम इस तरफ जा सकते हैं? जी जरूर। ये जगह तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। शायद दिन भर की थकान के बाद आप शाम को यहाँ चिल करते होंगे। आइए प्लीज। तो जहां हम बैठे हैं, ये घर का वो हिस्सा है जहां बस बैठना है और चिल करना है। और यहां बैठना हमेशा मजेदार होता है। लेकिन मैं कहूं तो असल में बात वो नहीं है, बल्कि ऐसा है कि मुझे भी क्वाइट टाइम चाहिए होता है जब सच में अपने लिए इसकी जरूरत होती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इतना खूबसूरत व्यू है, क्या आप इसको देखते देखते कभी थकते नहीं हैं? ये शायद पूरे मुंबई में एकलौती ऐसी जगह होगी जहां से आप 2 झीलें देख सकते हैं, जहां आप पवई और विहार झील को एक साथ देख सकते हैं। और आईआईटी तो बस सड़क के उस पार ही है। आईआईटी बॉम्बे? हाँ, बस सड़क के उस पार ही आप आईआईटी बॉम्बे को आराम से देख सकते हैं। और ये तो बस इस सीन का एक ही पार्ट है जिसे शायद आसानी से रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। मेरा मतलब है मुंबई में बालकनीज होना ही इतनी मुश्किल चीज है, और आपके पास यहाँ एक बड़ा डेक है। क्या उधर जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। चलिए देखते हैं।
ये तो जैसे कोई पेंट हाउस लग रहा है। जी हाँ। वाओ, बहुत खूब। ये तो ऐसा है जैसे आपने एक बिल्डिंग के ऊपर एक महल बना दिया हो। बिल्कुल वैसा ही है। ये बस एक पेंट हाउस है। मैं पिछले 2 सालों से मुंबई में हूं। इससे पहले मैं असल में मैंगलोर शहर से हूं, जहां मैं पैदा हुआ और पला बढ़ा। 15 साल वहां रहा, 8 साल बैंगलोर में, और अब मैं आखिरकार यहां हूं। और मुंबई में मुझे रियल एस्टेट के प्राइसेस पूरे देश में सबसे ज्यादा लगे। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि मुझे घर खरीदने के बारे में कब सोचना चाहिए और मुझे उस पूरे डिसीजन को कैसे लेना चाहिए। जैसे मुझे कोई ऐसे 3 गोल्डन एडवाइस दीजिए जिससे मैं रहने के लिए एक घर खरीद सकूं और उस पर बेस्ट रिटर्न्स भी मिले। प्लीज मुझे गाइड कीजिए। असल में ये 2 अलग अलग चीजें हैं जो आपने पूछी हैं। एक है अपने लिए घर खरीदना और दूसरा है उसे इन्वेस्टमेंट रिटर्न के तौर पर देखना। तो जब आप घर खरीदते हैं और वो आपके रहने के लिए है या आपके फ्यूचर के लिए है या आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप किसी भी घर में इन्वेस्ट करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बैंगलोर में है या फिर चाहे मुंबई में है। लेकिन याद रखिए कि बस आगे की ओर बढ़ना है और एक घर खरीदना है जिस पर आप बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं कि ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। और फिर आपको देखना होगा कि ईएमआई के टर्म्स में क्या अफोर्ड कर सकते हैं, और फिर उसी हिसाब से आप अपना डाउन पेमेंट करें और कुछ पैसे आप कमिट करें जो कि हर महीने आपके जेब से जाएगी उस घर के पेमेंट के लिए। ओके? क्या इस चीज से रिलेटेड कोई रूल है? दीपक पारेख कहा करते थे कि आपके घर की जो वैल्यू है वो आपके 5 साल की इनकम के बराबर का होना चाहिए। ऐसे ही वैल्यू फिक्स होनी चाहिए और आप उसे 20 साल में पे कर सकें। 5 साल की एनुअल इनकम के बराबर? जी, एनुअल इनकम। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। 1 करोड़ के घर पे एनुअल इनकम 20 लाख? बिल्कुल सही समझा आपने। तो ये दीपक पारेख की सोच है। दीपक पारेख? जी हाँ, कैपिटल माइंडेड इंसान जो बेशक हमारे गुरु हैं। तो मैं बस आपको वो फिगर दे रहा हूं, लेकिन असल में देखा जाए तो अलग अलग लोगों के अलग अलग असेसमेंट्स होंगे और वो भी उनके बैकग्राउंड और एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग होंगे। एक बार आपने वो सब कर लिया तो फिर आप दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि मैं खुद को अपग्रेड कैसे करूं। तो आप हमेशा अपना पहला घर 2-3-4 साल बाद बेच सकते हैं और री इन्वेस्ट करने पर कोई टैक्स नहीं है। जी। तो ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेडिंग तो टैक्स फ्री है। जी। तो पहले घर से आपको जो भी अप्रिसिएशन मिला, जो स्टूडियो अपार्टमेंट हो सकता है या 1 बेडरूम या 2 बेडरूम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है या कहां है, और आप उसे बेचते हैं तो आप सीधे दूसरे घर में एक बड़ा कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, शायद 5 साल या 4 साल या 3 साल बाद। और फिर आप सोचते हैं कि अपग्रेड करें या क्या करें। तो घर को खरीदने का ये पहला इश्यू हो गया। रिटर्न्स नहीं देखना है। शुरुआत में आप इस लिहाज से रिटर्न नहीं देख सकते कि वो क्या है, और अगर आपको क्विक रिटर्न चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट में जाएं। यही तरीका है। मतलब स्टॉक मार्केट या वैसा कुछ भी। लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी कि इंडिया में हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो आखिर में आपके पास अपना घर होना ही चाहिए, चाहे आपके पास और कोई भी बेनिफिट्स हों। वो टैक्स बेनिफिट्स जो इंडिया में अब आपके लिए एक इंडिविजुअल के तौर पर अवेलेबल हुए हैं, जैसे इंटरेस्ट डिडक्शन या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे, सच में ये बहुत ज्यादा है और अनबिलीवेबल भी है। दुनिया के किसी भी देश में आप शायद इसे इतनी आसानी से नहीं पा सकते जितना आज इंडिया में एक इंसान पा सकता है। अगर उसके पास कुछ लेजिटिमेट इनकम है तो फिर उसके लिए लोन लेना बहुत आसान है और यह करना वर्थवाइल भी है। तो यह पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट है इन्वेस्टमेंट रिटर्न। जी। इन्वेस्टमेंट रिटर्न एक बिल्कुल अलग चीज है जो शायद आपका दूसरा घर या ऐसा ही कुछ हो सकता है। और मैं तो ये हमेशा कहता हूं कि ये वो एस्पिरेशंस हैं जो फॉरवर्ड लुकिंग हैं। और जैसे स्टॉक मार्केट में आप नहीं कह सकते कि कौन से स्टॉक्स ऊपर जाएंगे और कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा, उसी तरह हमें भी नहीं पता कि आज से 5 साल बाद बेहतर रिटर्न क्या होगा। ओके। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ लोगों से कंसल्ट करना और ये पता लगाना अच्छा है कि मेरा आरओआई कहां पर बेहतर होगा। तो आपके दूसरे घर के लिए तो वो ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग या फिर 95% लोग असल में एक घर वाले लोग होते हैं, कम से कम इंडिया में, भले ही वो अपग्रेड करें। और कुछ यंगर लोग होते हैं जो शहर पे शहर बदलते रहते हैं, जैसे शायद आप भी। जी। वो कहते हैं कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मुझे नहीं पता अगले महीने में किस शहर में होऊंगा, वहां मैं घर खरीदने की सलाह देता हूं, लेकिन साथ ही आप किराए के घर में भी रह सकते हैं उस जगह पर जहां आप काम करने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो घर है वो तो आपको खरीदना ही चाहिए और आप उसे किराए पर दे सकते हैं और बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। यही मेरी रिकमेंडेशन है। आप मेरा यकीन मानिए, मैं इस बारे में कन्विंस्ड हूं। कई यंगस्टर्स जिंदगी की शुरुआत में इस बारे में कन्विंस नहीं होते हैं, जो ठीक भी है। मेरा मतलब अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग व्यूज होने ही चाहिए। जी। लेकिन ज्यादातर लोग सहमत हैं कि उन्हें यह करने की जरूरत है। उनमें से कुछ अपनी इनकम की वजह से ये नहीं कर पाते। जी। लेकिन उन्हें इसे ध्यान में रखना होगा ताकि जब वो ग्रो करें, जब ज्यादा कमाएं, तो वो इसे कर सकें।
चाहे कहीं भी आप स्टूडियो अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ तो लेना ही होगा। बिल्कुल समझ गया। लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले कुछ डेकेड्स में रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं? बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में एक 3 BHK घर जिसे ज्यादातर लोग खरीदना चाहते हैं मिनिमम 1.2-1.5 करोड़ का होता है, जबकि मुंबई में 2.5 करोड़। तो यंगस्टर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है जिनके लिए ये सब बहुत महंगा है? तो आपको उन जगहों पर नहीं खरीदना चाहिए जहां इतनी ज्यादा कॉस्ट है। आप शहरों के पेरिफेरी में खरीद सकते हैं। ओके। जैसे कि जब हमने पवई को एस्टैब्लिश किया तो जिन प्राइसेस पर हमने उस वक्त अपार्टमेंट्स बेचे थे, ऑफ कोर्स मैं आपसे 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, हमने इसे 850 में बेचा था, जो कि अब 42,000 है। 30 सालों में 850 से 42,000 पर स्क्वायर फीट हो गया। जी हां। और अगर आप आज पनवेल को देखेंगे तो पनवेल में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उससे थोड़ी दूरी पर ही हम फॉर्च्यून सिटी नाम के प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, जो करीब 14,000 में बिक रहे हैं। और इस हिसाब से अगर हम एज्यूम करें तो अगले 5 सालों में ये कम से कम 28,000 होगा। अब इस बात को समझिए कि अगर कोई शहर की आजकल की प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर उन्हें खरीदना चाहिए पेरिफेरल एरियाज में। और आजकल तो कनेक्टिविटी, मेट्रोस और सब कुछ आ रहा है जी। फ्यूचर क्या है इस पर नजर डालें। पहले स्टेज में 3 बेडरूम अपार्टमेंट ना खरीदें, बल्कि पेरिफेरी एरिया में 14,000 में ही सही 1 बेडरूम अपार्टमेंट खरीद लें, और फिर बाद में इस प्रॉपर्टी को वहीं अपग्रेड करें और फिर वो अच्छी इनकम हासिल करें ताकि शहर में खरीद सकें, चाहे जो भी प्राइसेस हों। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की हैबिट बनाने की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सब फाइनेंस मार्केट में हैं, SIPs करते हैं और कहते हैं कि हर महीने मैं X अमाउंट ऑफ मनी डालूंगा, ऑफ कोर्स इस केस में ये ज्यादा हो सकता है, लेकिन असल में इन सबके सामने शुरुआती प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है। अपने लिए घर ढूंढना इतना आसान नहीं, स्टैंप ड्यूटी पे करना इतना आसान नहीं, लोन की अरेंजमेंट इतना आसान नहीं, लेकिन एक बार जब भी आपको इसकी आदत हो जाती है फिर तो आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है। जी, तो क्या हम आपके घर के अगले हिस्से में चलें? हाँ बिल्कुल। आप तो जाहिर तौर पर पूरे देश में ही रियल एस्टेट प्राइसेस को मॉनिटर कर रहे हैं, तो आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग सबसे तेजी से ग्रो करने वाला रियल एस्टेट कौन सा है? हर वो जगह जहां पर आप 2 चीजें होती हुई देखते हैं, एक तो जहां भी आप कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर सर्विस इंडस्ट्रियल या ऑपरेशंस, ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं। ओके। ये हुई पहली चीज। तो जहां भी आपके पास नई इंडस्ट्री है या जहां भी आपके पास नया IT सेंटर है, जहां भी आपके पास ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी है, और ये तो बस एक हिस्सा हुआ। इसका दूसरा हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। ओके। हुआ ये है कि शहर अब हमारी तरफ से किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी के बेसिस पर ग्रो करेंगे। तो चलिए मुंबई की बात करते हैं, क्योंकि हम यहां हैं। जरूर। मुंबई के पास पिछले 65 ईयर्स से लगभग 190 किलोमीटर्स की सबअर्बन रेल है, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और हार्बर लाइन। और फिर अगले 2.5 सालों में हम इस लेंथ में करीब 300 किलोमीटर्स की मेट्रो को जोड़ने जा रहे हैं। ओके। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। हम कोस्टल रोड बना रहे हैं, हमने क्रॉस हार्बर ब्रिज बना लिया है, एक नया एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो आने वाले कुछ सालों के लिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा अच्छा है। और मुंबई में हम जो गाड़ियाँ ऐड करते हैं, जो कि लगभग 300 गाड़ियाँ पर वर्किंग डे ऐड होती हैं, तो उसके बावजूद रियली? हाँ। ओके। और साथ ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मास ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम फिर भी ग्रोथ को सस्टेन कर पाएंगे। तो जहां इंडिया 7% पे ग्रो कर रहा है, मुंबई जैसे शहर ग्रो करेंगे 12, 13, 14%। रियल एस्टेट सेक्टर? रियल एस्टेट सेक्टर। तो रियल एस्टेट में ऐसी जगहों पर ग्रोथ जहां ऐसी चीजें होती हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता था कि इंडिया में अगर लाखों नहीं तो हजारों डेवलपर्स तो होंगे ही, लेकिन उनमें से कुछ ही नेशनली अक्लेम्ड बन पाते हैं, जैसे कि आप। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हीरानंदानी गार्डन्स में ऐसा क्या है जो ये इतना सक्सेसफुल हो गया कि देश में हर कोई इसके बारे में जानता है? ये सिर्फ एक चीज नहीं है, ये 20 चीजें हैं। बेसिकली हमारा जो आइडिया था वो ये था कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जो देखने में दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक हो। ओके। दूसरा, हमने इसे 35 साल पहले एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनाया, जब कोई इन चीजों के बारे में सोचता भी नहीं था। इको फ्रेंडली जैसा वर्ड था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। हमने मुंबई में सबसे बड़ा सीवरेज रिसाइकलिंग प्लांट लगाया, जिसमें 4 मिलियन लीटर्स पर डे हम पिछले 30 सालों से रिसाइकल करते आ रहे हैं। वाह। फिर हम बिल्डिंग्स की क्वालिटी ऐसी बनाते हैं कि वो लीक ना करें। ओके।
मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप अगर किसी ऐसी बिल्डिंग में जाएंगे जो अब 20 साल पुरानी है, तो आप देखेंगे कि 20 साल बाद वहां की पेंटिंग्स हो रही है। तो 20 साल तक उन्हें इस तरह की बिल्डिंग को रीपेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके। तो हमने क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया है उस टाइम पे, जब कोई क्वालिटी में इंटरेस्टेड नहीं था। और फिर हमने एक आर्किटेक्चरल वंडर बनाया जो कि दूसरे लोग जो कर रहे थे उससे काफी अलग था। मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपकी बिल्डिंग्स का स्टाइल बहुत यूनिक है, ये एक कासल जैसा वाइब देता है। तो असल में ये पेरेनियल आर्किटेक्चर्स हैं जो हम एक्चुअली करते हैं, और ये पार्टली यूरोपियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये प्योर यूरोपियन एक्ट नहीं है। हमने इसे ब्लेंड किया ताकि इसे इंडियन यूरोपियन काइंड ऑफ ए फ्लेम दिया जा सके। ये एक पेरेनियल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है जो हमें पसंद है जी, और फॉर्चुनेटली ये सबको ही पसंद आता है। यही इसकी ब्यूटी है, और हमने इसे कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, हमने इसे सभी चीजों के लिए तैयार किया है और इसकी तारीफ होती है। यूरोप में सेंचुरीज पुरानी बिल्डिंग्स की आज भी तारीफ होती है और वो इतने सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है ये बिल्डिंग भी जब 100 साल पुरानी हो जाएगी, लोग इसे तब भी एक आर्किटेक्चरल मार्वल के तौर पे देखेंगे। यही ऑब्जेक्टिव है, मेरे बाद भी। जी बिल्कुल। तो शरण, अब मैं आपको पवई का सबसे बेस्ट व्यू दिखाने वाला हूं। मैं तो एंट्रेंस से लेके यहां तक के व्यूज देखकर ही मेस्मराइज्ड हो चुका हूं। तब तो आपको यह देखना चाहिए। वाह। तो वहां पवई लेक है और उधर विहार लेक है। आईआईटी मुंबई, और हमारे इस तरफ 2 स्कूल्स हैं, एक हॉस्पिटल भी है उस बिल्डिंग के ठीक पीछे। तो वो सब चीजें हैं, साथ ही और भी बहुत कुछ इसका हिस्सा है। हमारे पास रिटेल है, उसके ठीक पीछे हमारे पास आईटीज क्लस्टर है, और साथ ही हमारे पास 269 इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो यहां से काम करती हैं। तो ये एक तरह की मिक्स्ड यूज टाउनशिप है, सभी पॉसिबल फैसिलिटीज के साथ जो यहां बननी चाहिए थी। मुझे पता है आप पास्ट के बारे में सोचना पसंद नहीं करते, लेकिन कैसा लगता है कि आपने ये पूरी जगह बनाई है और यहाँ तो पूरा शहर बस चुका है, तो आपको कैसा लगता है? कार चलाते वक्त आप रियर व्यू मिरर कितना देखते हैं? ज्यादातर सामने ही देखते हैं। 2-3% देखते होंगे। जी, मैं वैसा ही हूं। बहुत खूब। मैं तो ये भी अज्यूम कर रहा हूं कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिले होंगे। हाँ बिल्कुल, ये उस टाइम की बात है जब हमने सबसे पहली SEZ बिल्डिंग बनाई थी गिफ्ट सिटी में, जिसका इनॉग्रेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया था। तो मैंने उस सब्जेक्ट पर उनके साथ काम किया, और मुझे पहली वाली PMAY स्कीम पर काम करने की अपॉर्चुनिटी भी मिली। ओके। और फिर से वही PMAY स्कीम जिसके जरिए हम हाउसिंग मिनिस्ट्री के साथ जुड़े। शुरुआती स्टेजेस में अर्बन एरिया में टारगेट 25 लाख घर बनाने का था। जब ये बात प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पहुंची और उन्होंने इसे क्लियर किया, तो हमने देखा ये तो 1 करोड़ घर थे। सच में? जी हाँ, अर्बन एरियाज में, और 2 करोड़ रूरल एरियाज में। वाह। और वो पिछले साल एग्जॉस्टेड हो गया। तो अब हमारे पास PMAY 2 है जो कि इक्वल अमाउंट का है। ओके। तो इस अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे कि फिर से इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, और अगले 5 सालों में ऐसे 1 करोड़ घर बनेंगे। ट्रूली नेशन बिल्डिंग स्टफ। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। ऑलराइट सर, अब हम इस होम टूर के लगभग एंड तक आ गए हैं, और इससे पहले कि हम ब्रेकफास्ट के लिए बैठें, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। ओके। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप क्विकली आंसर करेंगे। ठीक है। तो क्या हम शुरू करें? तो बताइए, फाइनेंशियल लिटरेसी पर आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? अमिताभ कांत ने ओके। एक किताब लिखी थी, मुझे नाम याद नहीं। नीति आयोग वाले? हाँ, नीति आयोग हेड। जी। मेरा यकीन कीजिए, उस बुक में इंडियन इकोनॉमी पर इतने अच्छे और फैसिनेटिंग डेटा हैं जो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। वो कौन सा फाइनेंशियल मिथ है जिस पे लोगों को अब यकीन करना बंद कर देना चाहिए? यही कि जो कुछ भी आपके पास है, आप उसकी वजह से सिक्योर हैं, क्योंकि वो आज नहीं तो कल बदलने वाला है। कुछ भी हो सकता है। कल को डिमोनेटाइजेशन हो सकता है, या फिर कॉस्ट बढ़ सकती है, या इन्फ्लेशन हो सकता है, या फिर देश वॉर पर भी जा सकते हैं। कुछ भी, और सब कुछ हो सकता है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसलिए चेंज। चेंज? चेंज। समझ गया। अगर आपके पास कोई भी सुपर पावर होती तो बताइए वो क्या होती? देखिए, इस पे मैं तो कहूंगा कि हाउसिंग फॉर ऑल, वही जिसकी बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और वो अगले 5 सालों में हो जाने की उम्मीद है। और बेस्ट पार्ट यह है कि मुझे यकीन है कि मिस्टर मोदी ये कर सकते हैं। समझ गया। आप अपने यंगर सेल्फ को क्या फाइनेंशियल एडवाइस देंगे? इनोवेशन, चेंज, लर्निंग, तेज भागना है। जो आपने अब तक किया है उससे भी तेज? हाँ बिल्कुल, मैंने किया तो है, लेकिन मुझे लगता है मैंने फिर भी स्लो ही किया है। सच में? आज के समय में आप इससे भी बहुत तेजी से कर सकते हैं, और आप इसे बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही आप इसे बहुत ज्यादा आसानी से कर सकते हैं।
मैं सच में आपकी ह्यूमिलिटी को एडमायर करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि आपने एक लाइफ टाइम में जो अचीव किया है वो 1 in a billion जैसा है। इन बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा आखिरी सवाल है कि रियल एस्टेट मार्केट में आगे बने रहने का सीक्रेट क्या है? मुझे लगता है किसी भी मार्केट में आगे रहने का सीक्रेट, इनफैक्ट रियल एस्टेट में भी, एक्चुअली वो ये है कि आप जो कुछ भी काम करते हैं, चाहे आप कस्टमर्स के लिए कुछ भी बना रहे हैं, तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आप उस जगह पर खुद को रख के देखें। अगर मैं एक अपार्टमेंट बना रहा हूं, शायद एक स्टूडियो अपार्टमेंट, क्योंकि मैं एक बड़ा अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उसे इस तरह से बनाऊंगा कि अगर मैं उस अपार्टमेंट को अफोर्ड कर पा रहा हूं तो मुझे वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो समझना यह है कि क्या मैं उस अपार्टमेंट में खुश रहूंगा, क्या अपार्टमेंट की क्वालिटी अच्छी होगी, क्या वो एमेनिटीज होंगी जो अपार्टमेंट के साथ मिलेंगी। जिस मोमेंट आप अपने कस्टमर को देखते हैं और अपने आप को उस जगह और टाइम पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, मुझे लगता है आप गलत नहीं हो सकते। और मुझे लगता है जो मेरे दोस्त मिस्टर रतन टाटा ने कहा था, एथिकल प्रैक्टिसेस के लिहाज से आप चाहे जो कुछ भी करते हैं, और वो ईमानदारी जो आप अपने बिजनेस में लाते हैं ताकि लोगों को आप पर ट्रस्ट हो, और जिस मोमेंट लोगों को आप पे ट्रस्ट होता है, तो मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुल हुए बिना नहीं रह सकते। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट आपका सबसे बड़ा एसेट है, और जब तक आपके पास ट्रस्ट है आप सच में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मतलब आपका ट्रस्ट लोगों पे नहीं, लोगों का आप पे ट्रस्ट हो तो आप सच में सक्सेसफुल होंगे। 100%। ओके, तो थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका घर बहुत खूबसूरत है। मुझे तो यकीन है कि ये होम टूर पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर वीडियो साबित होगी जो दशकों तक चलेगी और लोग इसे बार बार देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर होम टूर। मुझे उम्मीद है ये वीडियो हमेशा सबको पसंद आएगी। आपसे बात कर अच्छा लगा। बिल्कुल, थैंक यू।